We the people of India. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ टोनी एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 12 को पढ़ा था और समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब क्या होता है। और आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जिसका नाम है आर्टिकल 13। ये आर्टिकल हमें बताता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा तो उसका क्या होगा। इसीलिए आर्टिकल 13 को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो उसका क्या होगा। इसी सवाल का जवाब देता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 की हेडिंग है लॉज इन कंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो भी लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होता है या उसके खिलाफ जाता है तो वह लॉ वहाँ तक वॉइड हो जाता है, यानी अमान्य हो जाता है जहाँ तक फंडामेंटल राइट से वो टकराता है। इसका मतलब है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट से बड़ा नहीं है। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो आर्टिकल 13 उसे रोकता है। ये है आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लोज। आर्टिकल 13 के फर्स्ट क्लोज को कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब होता है ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही बनाए गए थे। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले ही हमारे इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे लॉ मौजूद थे। लेकिन जब 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब हमें फंडामेंटल राइट्स मिले। तब सवाल ये उठा जो पुराने लॉ हैं उसका क्या होगा। आर्टिकल 13 फर्स्ट क्लोज कहता है कि वो सारे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो सारे लॉज हो जाएंगे वॉइड यानी अमान्य। और जो लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट करते हैं, वो हो जाएंगे वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 1940 में एक कानून था कि कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, यानी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। और ये कानून उस समय वैलिड भी था क्योंकि उस समय हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स मौजूद नहीं थे। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो 1950 में आर्टिकल 19 ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें क्या कहता है कि आप अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर टकराव हुआ। टकराव का हुआ कि पुराना लॉ जो कहता है कि आप सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 कहता है कि आप अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 13 क्या कहेगा। यहाँ पर आर्टिकल 13 कहेगा कि पुराने लॉ का वो हिस्सा वॉइड हो जाएगा यानी अमान्य हो जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या पुराना लॉ खत्म हो गया है, क्या अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पुराना लॉ पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। यहीं से आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। फ्रेंड्स, इक्लिप्स का मतलब होता है टू हाइड यानी शैडो। जैसे जिस तरह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य छिप जाता है यानी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार से प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यदि फंडामेंटल राइट से टकराता है तो वो नष्ट नहीं होता, वह केवल फंडामेंटल राइट्स के कारण ढक जाता है यानी इनएक्टिव हो जाता है, और उसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। दोस्तों, आज हमने समझा आर्टिकल 13 के फर्स्ट क्लोज को, साथ ही हमने समझा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नष्ट नहीं होता बल्कि फंडामेंटल राइट्स के कारण वो इक्लिप्स्ड हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां हम समझेंगे आर्टिकल 13 के सेकंड क्लोज को और साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को।